करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो ये नीचे जो 5 है ये क्या है हमारी मूल संख्या है, और ऊपर 1 जो है इसने वृद्धि की बोला ना, तो 1 क्या है जो इसमें वृद्धि हुई, माना कि 5 थी और 1 की वृद्धि होगी तो संख्या क्या बन गई 6 बन गए। और हमारे यहाँ तो 6 बनी, लेकिन इसने क्या बोला है कि 360 बन जाती है, तो ये 6 किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, तो इस 6 को हम नीचे बेचेंगे तो 360/6 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 6 से हम 36 को काटेंगे, 6 और 1 0, यानी 1 का मान कितना निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। और हमें क्या निकालनी है मूल संख्या, और मूल संख्या कितनी है 5 है। अगर 1 का मान 60 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 × 60, यानी इसको हल कर लेंगे तो 5 × 30 और 1 0, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना 300, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जब भी इस टाइप का सवाल आए कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 बनता है तो मूल संख्या क्या है, तो कितना बन रहा है 360 बन रहा है। तो सबसे पहले इस 360 को ऊपर लिखो, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। तो कुछ नहीं करना, इस 20 में 100 को जोड़ के नीचे लिख दो, तो हम 20 में 100 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120, और उसको नीचे लिखने के बाद प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 कर दो। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 12 से 36 को काटेंगे कितनी बार काटेगा 12 बार जो बात है 36, और 3 × 100 कितने होते हैं 300 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल देखना, दूसरा सवाल क्या है औसत एवरेज से 9 क्रमित संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों आप इसको बिना पेन के भी हल कर लोगे। कैसे करोगे दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या, और 9 क्रमिक संख्या यानी 9 क्रमागत संख्या है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी है 20 है ना। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, वो 9 की बोला, यानी 4 इधर रहेगी और 4 इधर रहेगी। और इसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कुछ नहीं करना, 20 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो उनको सिखाना पूरी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसको किस प्रकार हल करना है। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 20 है ना बीच वाला, औसत का मतलब क्या होता है बीच वाला, तो सबसे पहले बीच में 20 लिख दो, और कितनी संख्या है 9 संख्याओं की बोला। तो यहाँ पर देखना, इधर भी 4 बॉक्स बना देंगे, इधर भी हम 4 बॉक्स बना देंगे, और इधर भी 4 बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें 9 संख्या चाहिए। क्या चाहिए 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये 9 संख्या अपनों ने बना दी। अब औसत का मतलब क्या होता है बीच वाली, तो बीच में अपनों ने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब इसने क्या पूछा है कि क्रमिक संख्या, यानी कि सब क्रम से, तो यहाँ पर देखना 20 से आगे कितनी होगी 21 होगा, 21 से आगे 22 होगी, 22 से आगे 23 होगी, 23 से आगे 24 होगी। अब 20 से कम कितनी होगी, यहाँ पर देखना 19 होगी, यहाँ पर कितना होगी 18 होगी, यहाँ पर कितना होगी 17 होगी, और यहाँ पर क्या होगी 16 होगी। तो इसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी है, सबसे छोटी पूछा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर ये बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या सीधे इसमें 4 जोड़ते और 24 आ जाता। ऑप्शन नंबर जो है ना ये इसमें डी ये हो जाता सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या दे रखा, अनुपात समानुपात चैप्टर से। यहाँ पर देखना अनुपात समानुपात संख्या 9 और 64 का मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती जब भी निकालने की बोले तो कुछ नहीं करना, ये जो दोनों दे रखे ना इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 9 × 64 कर दो और इनका रूट लगा दो। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है, और 8 किसका वर्ग होता है, सॉरी 64 किसका वर्ग होता है 8 का होता है। बस इन दोनों का गुणा कर दो, तो 8 या कितने होते हैं 24, और ऑप्शन नंबर ए है ना यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती निकालने की बोले तो आप इस प्रकार इनको आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है, नल और टंकी से। नल और टंकी से यहाँ पर देखना, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और नल बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। दोस्तों यहाँ पर देखना, एक नल है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और नल बी है जो उसे 15 घंटे में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। दोनों को एक साथ खोल दो तो टंकी कितने देर में भराएगी। तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ये जो है ना ए कितने देर में भर रहा है 10 घंटे में भर रहा है, और बी कितने देर में खाली कर रहा है 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 15 और 10 का दोनों का अंतर निकालो और इन दोनों का गुणा करके ऊपर लिख दो, यानी कि 15 × 10। अब कुछ नहीं करना, अब इसको हल कर लो, ऊपर कितना आ जाएगा 150 और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना 30 घंटे, यानी कि वह टंकी 30 घंटे में भरा जाएगी। दोस्तों अगला सवाल देखना, प्रतिशत से। प्रतिशत का सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना एक और प्रतिशत का सवाल है। यदि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। दोस्तों यहाँ पर देखना, कोई छात्र है, एक छात्र है जिसने परीक्षा दी और वो कितना लेकर 36% अगर अंक लाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। क्या हो जाता पास। अगर 36% अंक लेकर आता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। लेकिन उसने कितने अंक लेकर आया, उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने किए 36 लाने थे, लेकिन कितना किया 24% प्राप्त किए और 18 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो यहाँ पर देखना, अगर वो 36% अंक लेकर आ जाता तो पास हो जाता, लेकिन कितने लेकर आया 24% अंक लेकर आए, यानी कितना कम लेकर आया 12% अंक कम लेकर आया, है ना। अगर ये बच्चा 12% और अंक लेकर आ जाता तो क्या हो जाता 36 पे आ जाता और ये पास हो जाता। और लेकिन यहाँ तो 12% कम लेकर आया, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि ये 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी कि 18 अंक लेकर आता। अगर इधर से देखिए, है ना, तो अगर 18 अंक लेकर आता तो ये पास हो जाता, लेना इधर से देखेंगे तो 18 अंक लेकर आता तो पास हो जाता, और इधर प्रतिशत में देखेंगे कि 12% और लेकर आता तो
पास हो जाता तो ये 12% किसके बराबर हो जाता, हो जाएगा 18 के बराबर। तो 12% का मान कितना हो जाएगा, 18 के बराबर। अब हम यहाँ से 1% का मान निकाल देंगे। 1% का मान कितना आ जाएगा, इस 12 को हम नीचे भेज देंगे तो 18/12 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखना पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हमेशा 100% रहता है। तो हम यहाँ से 100 का गुणा कर देंगे, हम 100% निकाल देंगे, है ना। 100% 100 का गुणा इधर किया तो यहाँ पर आ जाएगा 18/12 और इधर 100 का गुणा किया तो हम इधर भी 100 का गुणा कर देंगे। बस अब इसको हल कर लो। यहाँ पर देखना हम 6 से काटेंगे, 6 दूनी कितने होते हैं 12 और 6 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 6 या 12, 6 या 18। अब 2 से इसको काट लेंगे सीधे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 और 50 गुणा 3 कितने होते हैं 150 होते हैं। तो यानी कि इसका पूर्णांक कितना आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, आयु संबंधित प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर देखना प्रॉब्लम ऑफ एजेस। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 था, है ना। कितना है कि 5 वर्ष पहले यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 50 है ना, 50 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखना सबसे पहले इसने क्या दिया कि यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 50, यहाँ पर देखना 50 है ना। मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ, ये क्या है वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये योग है, क्या है योग, है ना। ए और बी की वर्तमान का योग कितना है 50 है और इसने क्या पूछा 5 वर्ष पहले। हम इधर चलेंगे पास्ट में यानी भूतकाल में, यहाँ पर भूतकाल में आ गए, यहाँ पर क्या आ गए हम 5 वर्ष पहले, यहाँ पर आ गए पहले 5 वर्ष पहले। हम यहाँ पर बातें करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखना ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है ना 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर आज इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 50 है, कितना है 50 है, लेकिन 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले कितना होगा 40 होगा। क्यों होगा 40, यहाँ पर देखना 5 वर्ष पहले कितना होगा 40 होगा। 40 क्यों होगा, क्योंकि अगर 5 वर्ष पहले 40 था, है ना, तो इसमें हम कम करेंगे, किसका करेंगे, एक तो ए का करेंगे एक बी का। ए भी 5 साल कम हुआ होगा और बी भी 5 साल कम हुआ होगा। आज वर्तमान में इनकी दोनों की आयु हम जोड़ेंगे तो 50 आ रही है, तो 5 वर्ष पहले तो ए की भी 5 वर्ष कम होगी और बी की भी 5 वर्ष कम होगी, यानी दोनों की मिलाकर कितनी कम हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 50 में हम 10 को कम कर देंगे यानी 40। तो इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष बाद इनका योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और इसने यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 3 और बी का दे रखा है 2। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अनुपात में योग तो आ रहा है 5 और ये योग में कितना आ रहा है 40, तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान निकाल देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 40/5 और इसको हल कर लेंगे तो 5 8 40 आ जाएगा, यानी एक का मान कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 1 यूनिट का मान 8 निकल के आ गया, तो हम यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। अगर एक का मान 8 है तो 3 का कितना आ जाएगा, एक का मान 8 है तो 3 का कितना आ जाएगा 8 का 16 या 24, है ना। अब यहाँ पर देखना 1 का 8 है तो इस 2 का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये जो है ना, यानी कि ए 5 वर्ष पहले कितने का था 24 साल का था और बी 5 साल पहले कितने का था 16 साल का। अब इसने पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। अगर ए की वर्तमान आयु पूछे, ए 5 साल पहले 24 साल का था तो आज कितने का हो जाएगा, आज हम 5 साल आगे लाएंगे इसको, तो 24 में हम 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, सातवां सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर देखना इसने क्या दिया औसत एवरेज का। 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि 2 संख्याएं 35 और 45 हो, है ना, 2 संख्याएं 35 और 45 हो तो शेष 3 का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना सबसे आसान तरीका बताता हूं। जब भी इस टाइप का सवाल आए कि 5 संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करना है 5 और 40 का गुणा कर लो। तो 5 गुणा 40 करेंगे कितना आ जाएगा 5 8 40, है ना, सॉरी यहाँ पर देखना इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो 5 चौके 20 और 1 शून्य यानी कितना जाएगा 200। टोटल योग कितना निकल के आ गया टोटल योग, है ना। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक फार्मूला लिखकर बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसे सवाल करें ना तो संख्या गुणित औसत, संख्या गुणित औसत बराबर क्या होता है, संख्या गुणित औसत बराबर होता है हमेशा योग, है ना। तो यहाँ पर देखना संख्या कितनी थी 5 लिखी और औसत कितना था 40 था, तो दोनों का योग कितना निकल के आ गया 200, है ना। अब यहाँ पर देखना यदि 2 संख्याएं 35 और 45 है तो शेष 3 संख्या का औसत क्या है। अब 5 में थी दोस्तों तो 2 संख्या तो यहाँ पर दे रखी है, 5 संख्या को औसत इतना है। यदि 2 संख्याएं 35 और 45 है, इन दोनों को जोड़ दो, 35 और 45 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखना अगर 5 संख्याओं का योग 200 है जिनमें से 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 80 है, तो हम इन 2 संख्याओं का योग निकाल देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखना 200 में से हम 80 घटाएंगे तो कितना जाएगा 120, है ना। 5 में से 2 का निकाल दिया आपने, अब कितने का बचा 3 का बचा, यानी कि ये जो योग निकल के आया ये किसका निकल गया है 3 संख्याओं का, 3 संख्या का योग निकल के आ गया। 3 संख्याओं का जो औसत का योग है ना ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखना 3 संख्याओं का औसत योग, यहाँ पर देखना 3 संख्याओं का औसत योग 120 है। अब हमें क्या करना है ये योग है ना कितना निकल के आ गया 3 संख्याओं का 120 निकल के आ गया और हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर देखना अब हमें क्या निकालना है औसत निकालना है। औसत निकालना है, संख्या क्या है 3 है और यहाँ पर देखना औसत मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, औसत बराबर क्या है 120 है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा औसत बराबर हो जाएगा 120/3, है ना। औसत बराबर क्या हो जाएगा 120/3। अब इसको हल कर लो, है ना, इस 3 को हमने नीचे भेज दिया अब सीधा औसत निकलेगा। तो
यहाँ पर आ जाएगा 3 3 6 3 3 9 3 12 यानी कि 40, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का सवाल आए कि 5 संख्याओं का औसत कुछ भी दे दे है ना, 40 है, यहाँ पर क्या था 40, यहाँ पर देखना ये क्या था औसत, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना था 40 था, जिसमें से एक संख्या कितनी थी 35, यानी 40 से कितनी कम थी 5 कम थी। ये जो संख्या है ना 35 5 कम थी, और दूसरी कितनी थी 5 ज्यादा थी, यानी यहाँ पर देखना दूसरी क्या थी 45 थी, यानी कि 5 ज्यादा थी, यानी एक 5 कम थी और एक 5 ज्यादा थी, यानी ये दोनों अपने आप में क्या कर रही थी बैलेंस बना रही थी। तो इस 40 के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी अपना बैलेंस सेफ था। अगर ये दोनों संख्याएं भी निकाल दी और हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ा तो आने वाली 3 संख्याओं का भी औसत 40 ही रहता है ना। ये अपनों ने ये मैंने पूरा हल करके भी बता दिया, जिससे कोई नया स्टूडेंट है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला सवाल देखना 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से करेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर हल करके देखो, 1 + 1/2 गुणा 1 + 1/3 गुणा 1 + 1/4 और ऐसे हल कर रखा है, ऐसे दे रखा है। इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 1 + 1/2 को हल करेंगे, क्या आ जाएगा, इसका गुणा आएगा तो 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 इसको हल किया। अब ये गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 4 + 1 यानी कि 5/4 आ जाएगा। फिर डेढ़ है ना, यहाँ पर देखना इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 50 और 1 51, 51/2 यहाँ पर सॉरी 51/50 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर देख लो, इस 3 से ये 3 कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखना अब इस 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 50 से ये 50 कट गया। तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर नीचे 2 बच रहा है और यहाँ ऊपर 51 बच रहा है। तो क्या बचेगा 51/2 बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 25.5, ऑप्शन नंबर जो बी है ना यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें सीधे आप बिना पेन के भी आसानी से काट सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे इतने में एक हल हो जाएगा। अब दोस्तों 9वां सवाल करेंगे हम साझा पार्टनरशिप का। कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखना, ए और बी और सी का ए बी और सी क्रमशः यहाँ पर 10,000 रुपये 15,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 9,000 के कुल लाभ का बी का हिस्सा क्या है। दोस्तों जब भी आप साझेदारी का सवाल करो तो ये जो बड़ी बड़ी भारी भरकम जो आपको ये रकम दिखती है ना, इनको काट कर पहले छोटा कर लो। सबसे पहले इनका अनुपात निकालो। यहाँ पर देखना ए बी और सी, ए का कितना दे रखा है 10,000 है ना 10,000, बी का कितना दे रखा है 15,000, इनका अनुपात निकाल देंगे हम, अभी अपना आंसर आ जाएगा। और सी का कितना दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000। अब यहाँ पर देखना सब में 3 3 जीरो कॉमन है ना, तो इन सब के 3 3 जीरो सबसे पहले उड़ा दो, ये 3 3 जीरो उड़ा दी। अब और क्या उड़ रहा है, क्या हाँ कट रहा है, तो हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी अब अपनों ने यहाँ पर सीधा अनुपात निकाल दिया, ए का 2 बी का 3 और सी का 4। अब इसने बोला है कि वर्ष के अंत में 9,000 रुपए का कुल लाभ है, कितना का है 9,000 का, टोटल का 9,000 का लाभ है। और यहाँ पर देखो ए का कितना 2 है, बी का कितना 3 है, सी का कितना 4 है, इन सबको जोड़ दो कितना आ रहा है 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 4 9, यानी ये 9 किसके बराबर हो जाएगा इस 9 के बराबर। तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, ये 9,000 है ना, तो इस 9,000 में इस 9 का हम क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, और जिसका निकालना है ना उसका हम यहाँ पर बिठा दो उसको, किसका निकालना बी का निकालना, तो बी का भाग कितना है 3 है, तो सीधा 3 यहाँ पर लिख दो। अब इसको हल कर लो तो इस 9 से ये 9 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1,000, तो 1,000 गुणे 3 कितने होंगे 3,000 होंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे मत करना, तो आप एक स्टेप और बढ़ सकते हो। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा था 9 आ रहा था, ये 9 किसके बराबर हो जाएगा, ये 9,000 के बराबर हो जाएगा है ना, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 9,000/9 के, यानी इसको हल करेंगे कितना जाएगा 1,000। अगर एक का मान 1,000 है तो यहाँ पर हमें बी का यानी कि बी का पूछा है तो बी का भाग कितना 3 है। अगर 1,000 एक का मान 1,000 है तो 3 का मान कितना जाएगा 3,000। अगर वो सी का पूछ लेता कितना जाएगा 4,000, अगर ए का पूछ लेता कितना जाएगा 2,000। ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है क्षेत्रमिति। दोस्तों यहाँ पर देखना इस टाइप का जब भी सवाल आए है ना, तो अगर आप इसको फार्मूले से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक जादुई अंक बताता हूं जिससे आप इनको चुटकी में हल कर लोगे। क्या दे रखा है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ पर देखना वृत्त की परिधि क्या होगी, तो सबसे आसान ये जादुई नंबर याद रखना। अगर दोस्तों किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, 154 दे रखा है, तो उसकी परिधि पूछ रखी है ना, तो परिधि कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। तो आप सीधे 44 लगा देना। क्या याद रखना है 7 44 154, ये एक जादुई नंबर याद रखना। क्या रखना है 7 44 और 154, ठीक है, ये एक जादुई नंबर याद रखना। अगर इसने क्षेत्रफल 154 दे दिया और त्रिज्या पूछ ली तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, आंखें बंद करके 7 लगा देना है ना। अगर उसकी परिधि उसने 44 दे रखी है और पूछ लेगा क्षेत्रफल क्या होगा तो 154 लगा देना। अगर परिधि 44 दे रखी है और त्रिज्या पूछ ले तो 7 लगा देना। अब ये कैसे निकल के आया मैं भी आपको बता देता हूँ है ना। सबसे मेरा एक ही उद्देश्य कि मैं आपको सारी चीज बिल्कुल बेसिक से भी सिखा दूं और यहाँ शॉर्ट ट्रिक से भी सिखा दूं। अब यहाँ पर देखना इसने क्या दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखना पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 154। अब यहाँ पर देखना पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखना त्रिज्या, त्रिज्या हमें क्या निकालनी है तो 154 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब इसको इधर भेज देंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 बटे ये 22 नीचे आ जाएगा और ये 7 इधर आए तो गुणा में आ जाएगा। अब इसको हल कर लो तो 22 से 154 को काटेंगे कितनी बार काटेगा 7 बार, तो 7 × 7 यानी आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 7 × 7। अगर आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 है तो आर का मान कितना आ जाएगा सिर्फ 7 आ जाएगा। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखना त्रिज्या कितने निकल के आ गए 7 निकल के आ गए। मैंने आपको अभी बोला था कि अगर क्षेत्रफल 154 दे रखा है और त्रिज्या पूछ ले तो आप सीधे आंखें बंद करके 7 लगा देना और ये 7 यहाँ पर निकल गई। अब इसने पूछा है
कि वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। तो 2 और पाई का मान कितना कितना होता है 22/7 और r का मान कितना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो हम इसको ऐसे कैसे 7 से 7 काट देंगे तो 2 गुणित 22 कितने होंगे 44 होंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। ये अपनों ने इस प्रकार आप पाई मान के हल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इसको सीधे भी हल कर सकते हो। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर देखना, ये तो अपनों ने जादुई नंबर पता चल गए 744